हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं MHN यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। तो चलो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? मतलब खाने से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है वो ईटिंग यानी कि खाना। ईटिंग डिसऑर्डर इसका मतलब क्या होता है? अनहेल्थी और एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स, यानी कि अनहेल्थी जिसके खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, और एबनॉर्मल यानी कि नॉर्मल ना हो वो हैबिट्स, वो किस में आती है? ईटिंग डिसऑर्डर में। तो ईटिंग डिसऑर्डर टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा और सेकंड है बुलिमिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है? सेल्फ स्टारवेशन, यानी कि इसमें खुद ही भूखा रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि उसको एंजाइटी होती है कि वो ओवरवेट हो जाएगा, उसका वज़न बढ़ जाएगा, इसलिए वो खुद भूखा रहता है। ऐसा ज़्यादातर किन में देखा जाता है? जैसे कि कोई एक्टर हो, मॉडल हो, वो क्या है, ज़्यादा भूखे रहते हैं, मतलब डॉक्टर सलाह लेकर खा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर रहता है ना, वो यही कारण होता है कि वो अपनी बॉडी, उनको ये एंजाइटी होती है, डर लगता है कि कहीं पे कि कहीं उनका वेट ना बढ़ जाए। और ये जो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये ज़्यादातर फीमेल में होता है। और फिर बुलिमिया नर्वोसा, ये ज़्यादातर फीमेल में होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्योंकि फीमेल्स को ज़्यादा डर रहता है कि मैं मोटी हो जाऊँगी, पतली हो जाऊँगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस वजह से वो ये ज़्यादातर फीमेल में रहता है। फिर है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है? बुलिमिया नर्वोसा में ज़्यादा खाना खाता है पेशेंट, या मतलब जो इनका ब्रिंग ईटिंग का मतलब क्या होता है? एक समय में 2 समय का खाना खाना, यानी कि एक समय में वो 2 समय का खाना खा जाएगा, जैसे बहुत सारा खाना खाता है। तो इसमें भी उसको एंजाइटी होती है कि वो ज़्यादा कमज़ोर ना रह जाए, इस वजह से वो बॉडी वेट गेन करने के लिए ज़्यादा खाना खाता है। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर आर इलनेस दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स एंड एक्सट्रीम स्ट्रेच और कंसर्न अबाउट बॉडी वेट और शेप, यानी कि वो अपनी बॉडी शेप पर और बॉडी वेट पर ध्यान देता है। इस वजह से इसकी वजह से उसको एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इसलिए उसकी एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स हो जाती है। फिर है ईटिंग डिसऑर्डर आर द डिस्टर्बेंस इन ईटिंग बिहेवियर दैट इन्वॉल्व मेल एडिसिव एंड अनहेल्थी एफर्ट टू कंट्रोल बॉडी वेट। इसमें क्या करता है? पेशेंट बहुत अनहेल्थी एफर्ट करता है, यानी कि जिनसे कोई बॉडी को लाभ ना हो, वो भी काम करता है और बॉडी वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर है ईटिंग डिसऑर्डर आर इन मेनली टू टाइप के ईटिंग डिसऑर्डर। फर्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा और फिर है बुलिमिया नर्वोसा। ये अपन ने ऊपर देख लिया है, लेकिन अब अपन अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस फियर ऑफ गेइंग वेट विथ रिफ्यूज़ ऑफ फूड, यानी इसमें पेशेंट क्या करता है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस वजह से वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है, यानी कि मना कर देता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एस सेल्फ स्टारवेशन, इसलिए वो एनोरेक्सिया नर्वोसा वो क्या करता है? खुद को भूखा रखता है। फिर इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल एंड कॉमन ऑनसेट एडोलेसेंस, यानी कि ज़्यादातर फीमेल में देखा जाता है या फिर जवानी की एज में, यानी कि मतलब 18 से 25 तक की उम्र में इसमें देखा जाता है, क्योंकि उनमें मतलब लड़कियों को और लड़कों को स्मार्ट दिखना होता है, तो इस वजह से वो भूखे रहते हैं ताकि वो ओवरवेट ना हो जाए। फिर है इन दिस डिसऑर्डर क्लाइंट हैज़ बिलीव दैट ही, यानी कि लड़का और लड़की दोनों के सांस रहता है, हैज़ बिकम ओबियस, यानी कि मैं अगर खाना खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। सी ही टेक फूड सो क्लाइंट अवॉइड द फूड एंड यूज़ लेग्जेटिव एंड डूइंग कंपल्सिव एक्सरसाइज टू कंट्रोल बॉडी वेट। इसमें क्या करता है पेशेंट, यानी कि लड़का और लड़की दोनों को लगता है कि अगर अपन खाना खाएंगे ज़्यादा तो अपना वेट गेन हो जाएगा, इस वजह से वो क्या करते हैं? लेग्जेटिव भी यूज़ करते हैं। कम खाना खाते हैं और फिर भी लेग्जेटिव यूज़ करते हैं। ये क्या होता है? ये स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? स्टूल जल्दी पास आउट हो जाता है और मतलब जो खाना होता है वो भी जल्दी बॉडी से निकल जाता है। एंड वो बार बार एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो फिट रहे। फिर है इन एनोरेक्सिया नर्वोसा क्लाइंट रिफ्यूज़ टू टेक फूड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। इसमें क्या होता है? पेशेंट को डर लगता है किसी और के आगे सामने खाना खाने से, क्योंकि उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इस वजह से किसी के सामने खाना नहीं खाता। और इसको अपन क्या बोलते हैं? सोशल फोबिया। सोशल फोबिया क्या होता है? ये मैं आपको
इसकी भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो। और बाकी मैं एक वीडियो में फोबिया पढ़ाऊंगा आपको सबको, मतलब बहुत सारी फोबिया, तो उसमें भी बता दूंगा। फिर क्लिनिकल फीचर्स, अब इसके क्लिनिकल फीचर है रिफ्यूज़ ऑफ फूड, यानी कि वो मना करेगा खाना खाने के लिए। फिर है कंपल्सरी एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा क्योंकि उसको वेट गेन कर मतलब नहीं होने देना है। फिर यूज ऑफ लेग्जेटिव, लेग्जेटिव यूज करेगा ताकि स्टूल सॉफ्ट हो जाए और निकल जाए बॉडी से जल्दी से। फिर है वेट लॉस, मोर देन 50% फ्रॉम नॉर्मल बॉडी वेट, यानी कि वो वेट लॉस करने की कोशिश करेगा। जैसा कि आपको पता है मतलब अपने एज के हिसाब से वेट निकाल लेते हैं कितना वेट होना चाहिए पेशेंट का, मतलब उसका किसी का भी। तो इसमें क्या होएगा, वो इतनी एक्सरसाइज फूड अवॉइडिंग यानी खाना नहीं खाएगा, एक्सरसाइज करेगा और लेग्जेटिव यूज़ करेगा, तो इससे उसकी जो मतलब एज के हिसाब से वेट होना चाहिए उससे भी 15% कम वेट होएगा उसका। फिर है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा क्योंकि बॉडी में फ्लूइड लॉस होएगा। फिर है एमेनोरिया, एमेनोरिया क्यों होएगा, क्योंकि उसको मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल रहे, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसकी वजह से एमेनोरिया हो जाएगा। यानी कि पेशेंट मतलब फीमेल होएगी पेशेंट तो उसकी 3 से 4 साइकिल एब्सेंस हो जाएगी बिना प्रेगनेंसी के। फिर है एनीमिया, एनीमिया हो जाएगा, देखो आ गया यहाँ पे, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे। फिर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्यों होएगा, क्योंकि उसके जो वो खाना तो खा नहीं रहा, बहुत कम खा रहा है और उसके स्टमक में जो HCl जूस है वो पड़ा रहेगा, तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन क्यों हो जाएगा वो तो आपको पता ही है। फिर डी हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया और ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। फिर हाइपरट्रोफी ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड, हाइपरट्रोफी हो जाएगी सेलाइवरी ग्लैंड की, क्योंकि आप खाना तो खा नहीं रहे लेकिन जब भी आपको खाना दिखता है तो आपके मतलब खाना खाने का मन करता है, या फिर मुंह में लार आ जाती है या फिर मुंह में सेलाइव आ जाती है, तो इसकी वजह से हाइपरट्रोफी हो जाएगी सेलाइवरी ग्लैंड की। फिर है एलिवेटेड बर्न, बर्न का मतलब क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा उसमें बॉडी में। फिर है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो जाएगी, क्यों होएगी, ड्यू टू एक्सेसिव यूज लेग्जेटिव, लेग्जेटिव का यूज करने से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। फिर है हाइपो एल्बुमिया, हाइपो एल्बुमिया हो जाएगा, कमी हो जाएगी एल्बुमिन की। फिर है इंक्रीज सस्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, यानी कि उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर है रिफ्यूज़ फूड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने वो खाना नहीं खाएगा। फिर है डिप्रेशन, सिम्टम्स डिपेंड्स मूड, सोशल विड्रॉल, इंसोमिया, यानी कि उसको डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेस सिम्टम में क्या होएगा, डिप्रेस मूड रहेगा, सोशल विड्रॉल यानी कि लोगों के साथ नहीं रहेगा, दूर हो जाएगा। इटियोलॉजीज़ का यानी कारण क्या हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, सोशल कॉज हो सकता है, सोशल कॉज में क्या क्या प्रोफेशन हो उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है एक्टर, जैसे एक्टर होते हैं वो कम खाना खाते हैं ताकि वो फिट रहे, उनका फिगर वगैरह अच्छा रहे। फिर मॉडल, मॉडल भी ऐसे रहते हैं, डांसर्स रहते हैं, एयर होस्टेज रहती है, क्योंकि एयर होस्टेज को अपना बॉडी वेट मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। पुअर्टी, किसी के पास खाना ही नहीं होगा तो वो बेचारा कैसे खाएगा, ये भी हो सकता है, गरीबी। फिर साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल की वजह से हो सकता है क्योंकि डिप्रेशन, डिप्रेशन में उसका मूड ख़राब रहेगा तो कुछ भी नहीं करेगा। एंजाइटी होगी, अगर आपको चिंता होगी तो आप खाने का मन ही नहीं करेगा, स्ट्रेस रहेगा तब भी नहीं खा पाओगे आप। लो स्लीप स्ट्रीम, यानी कि अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले पाओगे तो खाना खाने का मन नहीं करेगा। फिर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में फर्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है एपेटाइट स्टिमुलेंट देंगे, यानी कि भूख बढ़ाने वाली दवाई देंगे तो वो खाना खाएगा फिर ज़्यादा, इसमें अपन ये कर सकते हैं। फिर एंटी एंजाइटी देंगे ताकि उसकी एंजाइटी कम हो तो वो खाना खाए, ये भी अपन देंगे उसमें। फिर एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा तो वो सब अपने आप ही खाना खाने लग जाएगा, तो ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी में अपन क्या देंगे उसको, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे, बिहेवियर थेरेपी देंगे, इंडिविजुअल थेरेपी देंगे, फैमिली थेरेपी देंगे। ये क्या होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, इसमें अपन सब कुछ देते हैं एक साथ। फिर है बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी में अपन उसको मतलब ऐसे बिहेवियर से रिलेटेड थेरेपी बातें बताते हैं उसको। फिर इंडिविजुअल, उसको पर्सनल थेरेपी देते हैं अलग से बुला के डॉक्टर, या फिर फैमिली थेरेपी देते हैं। फैमिली थेरेपी में क्या है, सारे जब मतलब जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो सब मिलकर उसके साथ रहते हैं। फिर है नर्सिंग इंटरवेंशन, अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे इसमें, डाइट, डाइट में क्या देंगे उसको अपन, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट देंगे, क्योंकि वो खाना खा नहीं रहा तो उसको अपन हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन देंगे ताकि खाए तो कम लेकिन उसको एनर्जी ज़्यादा मिले, तो ऐसी वो देंगे हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन वाली डाइट। फिर स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट, यानी कि कम देना है लेकिन
बार बार देना है ताकि वो बार बार खाता रहे, उसको लगे नहीं कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा उसको बार बार खिलाना है। फिर स्ट्रिक्ट इंटेक एंड आउटपुट चार्ट। अब वो खा रहा है, उसको अपन मेंटेन कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो ज़्यादा खा रहा है कम खा रहा है, तो अपन आईओ चार्ट मेंटेन करेंगे, इंटेक आउटपुट यानी कि जितना कितना ले रहा है और कितना बाहर निकाल रहा है। फिर प्रोवाइड प्राइवेसी ड्यूरिंग ईटिंग बट ऑब्जर्व द क्लाइंट ड्यूरिंग ईटिंग, यानी कि उसको प्राइवेसी तो प्रोवाइड करवानी है खाते टाइम की, कोई और उसको देखे ना, लेकिन उसको ध्यान रखना है कि कहीं वो खाना फेंक तो नहीं रहा है। फिर एनकरेज द क्लाइंट टू वर्बलाइज हिज फीलिंग्स, यानी कि उसकी फीलिंग्स को इनक्रेज करना है, बढ़ावा देना है। फिर है इन्वॉल्व द फैमिली मेम्बर्स इन प्लानिंग ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन की प्लानिंग में फैमिली मेम्बर को इंक्लूड करना है। अब सेकंड आ गया अपना बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर, इट इज़ कैरेक्टराइज बाई ब्रिंग ईटिंग फॉलोड बाय सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, यानी कि इसमें क्या होता है, पेशेंट मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाता है और बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद वो खुद ही वॉमिट कर देता है, यानी कि खुद ही उल्टी कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, तो इसमें भी वो खुद सेल्फ ही मतलब खुद खाना खाने के बहुत ज़्यादा खा तो जाता है लेकिन उसके बाद में निकाल देता है वापस खुद। यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, यानी कि खुद अंगुली दे के गले में और वो खाने उल्टी करके वापस निकाल देता है उसको खाने को। तो इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स इज़ यूजुअली अकर इन टीन एंड एडोलेसेंस एज, यानी कि ये कब करते हैं, ये टीन एज में करते हैं, यानी कि बच्चे करते हैं, और एडोलेसेंस एज में भी करते हैं। फिर इन दिस डिसऑर्डर क्लाइंट टेक ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन ए शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़े टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है। दिस फॉलोड बाय फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड डिप्रेशन, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद उसको गलती का एहसास होता है और उसको डिप्रेशन चल जाता है, इसलिए वो उल्टी कर देता है। फिर अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी सेम एज एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा की इटियोलॉजी थी वैसे रहेगी इसकी सेम। उसकी क्या थी इटियोलॉजी, उसकी इटियोलॉजी थी जेनेटिक, सोशल कॉज, पॉवर्टी, साइकोलॉजिकल, ये आप देख लेना। ईटियोलॉजी के बाद में अपन देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा, फर्स्ट है ब्रिंग ईटिंग, यानी कि ज़्यादा खाना खाएगा, फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर है सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, यानी कि खुद उल्टी कर देगा क्योंकि उसको गिल्टी फील होएगी और डिप्रेशन होएगा, फिर है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है HCl। अब एसिड आप वो इंड्यूस कर रहा है, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर रहा है, तो आपका जो एसिड होता है वो तो बाहर निकल जाएगा, तो बॉडी में एल्कलाइन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसके लिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। और खाना तो है नहीं तो HCl सिक्रेशन भी नहीं होएगा, क्योंकि खाने को पचाने के लिए तो HCl सिक्रेशन होता है। फिर है एसिडिक स्मॉल फॉर्म माउथ, इसमें एसिडिक स्मॉल फॉर्म ऑफ माउथ हो जाएगा, क्योंकि जब उल्टी करेगा तो वो बार बार जो एसिड है वो माउथ में आएगा, तो ये हो जाएगा। फिर है लॉस ऑफ डेंटल एनिमल। अब डेंटल एनिमल क्यों लॉस होएगा, क्योंकि बार बार जब एसिड बाहर आएगा स्टमक से तो दांतों पे गिरेगा और दांतों को एनिमल को डैमेज करेगा। फिर है टीथ डिस्कलरेशन, टीथ डिस्कलरेशन भी इसी वजह से होगा क्योंकि HCl बाहर आता है बार बार उल्टी के टाइम। फिर है रशियल साइन, इसमें क्या होता है, स्कार ऑन द बैक ऑफ द हेड, इसमें क्या होता है मतलब रशियल साइन, इसका मतलब क्या होता है, मतलब पेशेंट जब बार बार उल्टी करता है, अपनी अंगुली मुंह में देता है, बार बार देता है और बार बार उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, तो उसके जो मतलब पीछे हाथ होता है, जो मतलब हाथ का बेक होता है, तो उस पर क्या है वो जैसे दांतों के अड़ेंगे। अगर आप मुंह में अंगुली दोगे, अगर आप मुंह में अंगुली दोगे तो आपके देखो पीछे से मतलब पीछे हाथ जो पीछे से होता है उस वो आपके दांतों के लगेगा, तो बार बार वहाँ पे क्या है निशान बन जाएंगे। जैसे पत्थर पे से अगर अपन पानी खींचते हैं बार बार कुएं में से तो वहाँ पे निशान बन जाते हैं, वैसे अगर आप बार बार वॉमिटिंग करने की कोशिश करोगे तो आपके हाथों पे भी निशान बन जाएंगे, उसको अपन बोलते हैं रशियल्स साइन। फिर मैनेजमेंट में देखते हैं अपन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसका पहला इसमें एंटी डिप्रेसेंट और फिर एंटी एंजाइटी, यानी कि इसमें उसको एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी देनी है। फिर है साइकोलॉजिकल थेरेपी, इसमें क्या करेंगे अपन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे, इंडिविजुअल थेरेपी देंगे। फिर है इंटरवेंशन में क्या करेंगे अपन सेट लिमिट एंड द डाइट में अपन क्या करेंगे सेट लिमिट द टाइम फॉर ईच मील्स, यानी कि उसकी लिमिट सेट करनी है कि आपको 100 ग्राम खाना ही मिलेगा एक बार में, और टाइम सेट कर देना कि आप दिन में केवल 3 बार खाना खा सकते हो, यानी कि उसको ज़्यादा नहीं देना और फिक्स देना है। फिर लिक्विड डाइट देंगे, और फिर मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, मेंटेन करना है क्योंकि उसका पता चला है कि वो कितना खा रहा है। फिर है ट्रीट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को ट्रीट करना है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने देखा
ईटिंग डिसऑर्डर ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है। ये बीएस नर्सिंग थर्ड ईयर का टॉपिक है। हमने देखा एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुंच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। और अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइज़, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। तो गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।